ये है निएंडरथैल्स, मॉडर्न ह्यूमंस की सबसे क्लोजेस्ट प्रजाति। अनइवन एरियाज में हजारों साल पहले निएंडरथैल्स का एक ग्रुप यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों के घने जंगलों और बर्फीले इलाकों के बीच ग्रो कर रहा था। इन्हें अपने मजबूत शरीर के लिए जाना जाता था क्योंकि ये स्किल्ड हंटर्स थे। इन्होंने कई ऐसे एडवांस टूल्स बनाए जिससे मैमथ जैसे विशाल जीवों का शिकार किया करते थे और लाखों सालों तक धरती पर इन्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं था, होमो सेपियंस में नहीं। अपनी इतनी सारी खासियत और सर्वाइवल स्किल के बावजूद इनकी एग्जिस्टेंस इवेंचुअली खत्म होने लगी और आज निएंडरथैल्स सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज रह गए। और निएंडरथैल्स से पहले के दो स्पीशीज होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, जिन्हें मॉडर्न ह्यूमंस के सबसे क्लोजेस्ट स्पीशीज माना जाता है, उन्होंने धरती पर 1 मिलियन से 1.8 मिलियन सालों तक राज किया। लेकिन ये सब भी एक्सटिंक्ट हो गई और आज होमो प्रजाति की 9th और आखिरी स्पीशीज होमो सेपियन ही जिंदा बची है, जिन्होंने अपने ओरिजिन के सिर्फ 3 लाख सालों में इतनी डेवलपमेंट कर ली कि अब वो दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ ढूंढ रही है। Other worlds, orbiting stars, far beyond our own. It's astounding to me. तो आखिर ऐसे क्या कारण थे जिनके चलते इंसानों की दूसरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन होमो सेपियंस आज भी न सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है बल्कि अर्थ को डोमिनेट कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या होमो सेपियन होमो प्रजाति की आखिरी स्पीशीज होगी या जल्द ही कोई दूसरी स्पीशीज देखने को मिलेगी जो हमारे एक्सटेंशन का कारण बनेगी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज से तकरीबन 3 लाख साल पहले इतिहास में बाकी सबसे अलग एक नई स्पीशी एमर्ज होती है, होमो सेपियंस। लैटिन लैंग्वेज में होमो सेपियन का मतलब होता है वाइस मैन। दोस्तों, होमो सेपियंस के पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो धरती पर मौजूद किसी और स्पीशीज में नहीं थी। किसी और से मेरा क्या मतलब है भाई, उस टाइम इंसानों की कई सारी स्पीशीज हुआ करती थी और आखिर वो कौन सी चीज है जो इन्हें बाकियों से अलग बनाती है? तो आइए टाइम में पीछे जाकर उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेट्स का पता लगाएं जिनके कारण आज होमो सेपियंस धरती पर राज कर रहे हैं, जबकि बाकी की होमो स्पीशीज हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई। दोस्तों, होमो सेपियंस में एडवांस कोग्निटिव एबिलिटीज देखने को मिलती है जितनी अब तक की किसी और स्पीशीज में नहीं थी। कोग्निटिव एबिलिटीज हमारे ब्रेन की एबिलिटीज को कहते हैं। तो होमो सेपियंस में एडवांस कोग्निटिव एबिलिटीज जिनमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप जैसी चीजें आती हैं जो उन्हें कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन और कल्चरल डेवलपमेंट में मदद करती हैं। दोस्तों, ह्यूमंस शुरू से ही स्किल्ड टूल यूजर्स और इनोवेटर्स थे। इन्होंने पूरे इतिहास में कई सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो उन्हें डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में एडॉप्ट होने, शिकार करने, शेल्टर्स बनाने और आर्ट्स बनाने में कैपेबल बनाती हैं। ह्यूमंस के पास कल्चरली एडेप्ट होने की एक यूनिक एबिलिटी है। वो सीख सकते हैं और नए इन्वायरमेंट में खुद को एडेप्ट कर सकते हैं और जनरेशन बाय जनरेशन अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कल्चरल एवोल्यूशन हो सकता है। इसीलिए हमारे पूर्वज पहले रॉक पेंटिंग्स किया करते थे जिससे वो अपनी नॉलेज को आगे आने वाली जनरेशन में पास कर देते थे। अच्छा, आप में से कितनों को याद है कि कैसे पहले हमारी नानी और दादी रात में कहानियां सुनाया करती थी? वो इसी का कुछ सिमिलर एग्जांपल है। एक और चीज जो होमो सेपियंस को खास बनाती है वो है सिंबॉलिक एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी, जिसकी मदद से वो आर्ट, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग और बिलीफ सिस्टम को क्रिएट कर पाते हैं। और ये कैपेबिलिटी हमारे ह्यूमन कल्चर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। टेक ए मिनट एंड थिंक अबाउट इट। लाइक हमारा कल्चर इन्हीं चीजों पे तो टिका हुआ है और होमो सेपियंस की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का कारण है उनकी एक और खासियत जो मॉडर्न ह्यूमंस के अंदर आज भी पाई जाती है। आखिर क्या है वो खासियत? एडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। होमो सेपियंस आसानी से नई चीजों को एडेप्ट कर लेते हैं और होमो सेपियंस दुनिया भर के डाइवर्स इन्वायरमेंट में माइग्रेट कर वहाँ रह चुके हैं। यानी होमो सेपियंस हर तरह के इन्वायरमेंट में खुद को एडेप्ट कर सकते हैं। और इस बात का क्या सबूत है? दोस्तों, होमो सेपियंस ने ट्रॉपिकल रीजन से लेकर हार्श क्लाइमेट तक जैसे इन्वायरमेंट में माइग्रेट किया है और वहाँ सेटल हुए हैं, जिससे उन्होंने अपनी डाइवर्स इन्वायरमेंट में एडेप्टेबिलिटी को साबित किया कि वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं खुद को एडेप्ट करके। और होमो सेपियंस भी आज एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते अगर उनके पास ये 3 चीजें नहीं होती। इसलिए उनकी इस एडेप्टेबिलिटी का क्रेडिट जाता है उनकी बायोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, कल्चरल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को। तो बायोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? दोस्तों, अब इंसानों के स्पीशीज के बायोलॉजिकल ट्रेट्स जैसे बायपेडलिज्म यानी 2 पैरों पर चलने की एबिलिटी, वर्सेटाइल डाइट से यहाँ मतलब है कि होमो सेपियंस ओमनिवोरस थे। तो वो सिर्फ एक फूड सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं थे, वो अलग अलग फूड सोर्सेज को कंज्यूम किया करते थे जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट। और डाइट में इस एडेप्टेबिलिटी की वजह से वो हर सीजनल चेंज और ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को बदल दिया करते थे। बायोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ उनकी एक और खासियत है
जिसे आज के मॉडर्न ह्यूमंस आज भी डेवलप कर रहे हैं। कल्चरल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ खुद को अडेप्ट करने के लिए होमो सेपियंस ने कॉम्प्लेक्स टूल्स, क्लोथ्स और शेल्टर डेवलप किए और आगे टूल में और भी ज़्यादा इनोवेशन हुई, जैसे स्टोन टूल्स जिससे वो हंटिंग किया करते थे। लेकिन बायोलॉजिकल ट्रेड्स और टेक्नोलॉजी से कहीं बढ़कर एक और चीज़ थी जिसने हमारे पूर्वजों के सर्वाइवल में सबसे बड़ा रोल निभाया, और ये बाकी की किसी स्पीशीज में नहीं थी। सोचो वो क्या होगा? एडेप्टिव बिहेवियर। बायोलॉजिकल ट्रेड्स और टेक्नोलॉजी से कहीं परे होमो सेपियंस के बिहेवियर, जैसे सोशली कोलैबोरेट करना, नॉलेज शेयर करना, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना, इन सब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया होमो सेपियंस के सर्वाइवल में। बाकी की स्पीशीज में या तो चीज़ें बहुत कम थी या फिर थी ही नहीं। जनरेशन बाय जनरेशन नॉलेज के ट्रांसमिशन ने होमो सेपियंस की एडेप्टेबिलिटी को इनहेंस किया, और डिफरेंट इकोसिस्टम के प्रति हमारी स्पीशीज की एडेप्टेबिलिटी ने हमें कोलोनाइजेशन और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में मदद की। लेकिन एडेप्टेबिलिटी अकेला कारण नहीं हो सकता जिससे होमो सेपियंस एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर गए। जब इन पर स्टडी हुई तो एक और छुपा हुआ पहलू सामने आया, सोशल स्ट्रक्चर एंड कोऑपरेशन। अर्ली ह्यूमन सोसाइटी सर्वाइवल के लिए कोऑपरेशन यानी एक दूसरे के सहयोग पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। रिसोर्सेज को शेयर करना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना और एक दूसरे की काम में हेल्प करने से पूरी कम्युनिटी का भला हुआ। और इस कोऑपरेटिव बिहेवियर से होमो सेपियंस के हार्श क्लाइमेट में जिंदा रहने के चांसेस इंक्रीज हो गए। इसीलिए आज से 40 से 45 हज़ार साल पहले जब निएंडरथैल्स यूरोप की बढ़ती ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाए, जबकि वो ठंड में रहने के लिए ही डेवलप हुए थे, और होमो सेपियंस वहाँ सर्वाइव कर गए। इसका रीजन आपको आगे पता चलेगा। उससे पहले जानो कि होमो सेपियन स्पीशीज का ओरिजिन कहाँ से हुआ और क्यों दुनिया के सबसे पुराने ह्यूमन के एविडेंसेस भारत में मिलते हैं, और आखिर भारत में ऐसा क्या खास था। चैप्टर 4, माइग्रेशन पैटर्न एंड एक्सप्लोरेशन। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में होमो सेपियंस की जर्नी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग रही थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बताते हैं कि हमारी स्पीशीज अफ्रीका में ओरिजिनेट हुई थी और फिर धीरे धीरे वहां से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में माइग्रेट कर गई। Species to leave Africa and colonize other parts of the world. They had larger brains than their primate ancestors. और ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार में सारे होमो सेपियंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए। ये माइग्रेशन हजारों सालों तक धीरे धीरे हुई। और दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी में एक सबसे फेमस थ्योरी है जो होमो सेपियंस के पूरे इतिहास के बारे में बताती है कि इनका जन्म कब हुआ और ये कहाँ से आए थे। दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी वो फील्ड है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी की जाती है, स्पेशली उनके ओरिजिन और डेवलपमेंट की, जो होमो सेपियंस के पूरे इतिहास के बारे में बताती है। और वो थ्योरी है आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि होमो सेपियंस का ओरिजिन लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ था। हालांकि जो सबसे एक्यूरेट डेट बताई जाती है वो बताई जाती है 1.5 लाख साल पहले, जब मॉडर्न ह्यूमंस का ओरिजिन हुआ। और दोस्तों, फिर होमो सेपियंस निएंडरथैल्स और डेनिसोवन जैसी दूसरी होमो स्पीशीज की जगह लेते हुए दुनिया भर में फैल गए। और दोस्तों, उस समय इंसानों की माइग्रेशन के 2 सबसे बड़े रीजन थे, फूड और वाटर की तलाश। और इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हर भारतीय को पता होना चाहिए कि जब आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ तो भारत में बहुत सारे ह्यूमंस आके सेटल हो गए थे, और भारत में सबसे पुराने ह्यूमंस के रहने के एविडेंसेस मिले हैं, और वो भारत में बहुत ही लंबे समय तक रहे थे। और इसका पॉसिबल रीजन बताया जाता है कि भारत में रिवर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि आज भी है। लेकिन रिवर डेंसिटी का अर्ली ह्यूमन से क्या रिलेशन है? देखो, जहाँ रिवर ज़्यादा होगी वहाँ खाना आसानी से मिल जाएगा, और वहाँ की सोइल भी ज़्यादा फर्टाइल होगी, यानी कि ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर। अब समझे। लेकिन कुछ साल पहले तक भी हमें ये नहीं पता था कि हमारे पूर्वज एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कैसे माइग्रेट करते थे। लेकिन फिर कुछ स्टडीज में सामने आया कि लास्ट आइस एज के दौरान जब सी वाटर लेवल आज से हंड्रेड्स ऑफ फीट कम था, तो कई लैंड ब्रिजेस सामने आए थे, जिसकी मदद से अर्ली ह्यूमंस एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में माइग्रेट करते थे। और इन माइग्रेशन के दौरान जिंदा रहने के लिए उन्हें आग बनाने की टेक्निक्स, पत्थर की कुल्हाड़ी और भाले जैसे टूल्स को बनाने की जरूरत थी। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई, उन्होंने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेवलप टूल बनाने शुरू कर दिए, जो शायद अब तक की किसी स्पीशीज ने नहीं किए थे। अगर आप वीडियो को अब तक देख रहे हो तो आपको होमो सेपियंस के बारे में काफी बातें पता चल गई। लेकिन एक बात जो शायद आपको नहीं पता कि आज के मॉडर्न ह्यूमंस प्योर होमो सेपियंस नहीं हैं। ऐसा क्यों? रिसर्चेस से पता चलता है कि निएंडरथैल्स जो मॉडर्न ह्यूमंस के सबसे करीबी स्पीशी है, तो निएंडरथैल्स और होमो सेपियंस हजारों सालों तक दुनिया भर के कई रीजन्स में एक साथ रहते थे। और जब इनकी जेनेटिक स्टडीज हुई तो उससे मिले कुछ एविडेंसेस से पता चलता है कि इन दोनों स्पीशीज के बीच इंटरब्रीडिंग हुई थी। Anyway, बोलो सर। क्योंकि नॉन अफ्रीकन मॉडर्न ह्यूमंस के डीएनए में 1 से 4% निएंडरथैल्स का डीएनए पाया जाता है,
इससे पता चलता है कि दोनों ही स्पीशीज के बीच इंटरेक्शन हुआ था। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है दोस्तों निएंडरथैल्स के साथ साथ होमो सेपियंस का एक और प्राचीन स्पीशीज डेनिसोवंस के साथ भी इंटरेक्शन हुआ था। अनफॉर्चुनेटली ये स्पीशीज भी हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई। इसके बारे में हमें सबसे पहले पता चलता है साल 2008 में, जब रिसर्चर्स को पहली बार इनके फॉसिल्स मिलते हैं रशिया के डेनिसोवा केव में। The Denisova cave is located in Russia, specifically in southern Siberia. We found a variety of human fossils there. In fact, one fossil found here is thought to be both the child of one Neanderthal and one Denisovan parent. और इन दोनों स्पीशीज के इंटरेक्शन के दौरान बच्चों के अलावा बहुत सारी दूसरी चीजों का भी एक्सचेंज हुआ था, जैसे नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी। जैसे इसे देखो, ये एक नीडल है जिसे बोन से बनाया गया है। इसे ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि इसे कितने प्रिसाइजली बनाया गया था। Very fine needles, bone needles that the Denisovans made, very long ones, which suggest that they were stitching very heavy stuff together. And the suggestion has been, were they making skin boats, for example, to use to navigate? That would explain how they managed to get themselves to Australia, which is where the largest amount of Denisovan DNA survives today. और क्योंकि यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं चल रहा, तो यहाँ पर इन दोनों स्पीशीज के बीच क्लैशेस भी हुए थे, जिनके पॉसिबल रीजन है फूड या फिर एक दूसरे की टेरिटरी को हथियाना, जो कि एक और पॉसिबल रीजन बताया जाता है कि क्यों दूसरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने लगी होमो सेपियंस के आने के बाद। और होमो सेपियंस के बारे में सबसे खास बात थी कि उनके दिमाग का साइज बढ़कर 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर तक पहुंच गया था, जो कि बाकी की स्पीशीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा था। दोस्तों होमो सेपियंस से पहले के हमारे पूर्वजों में कुछ हद तक पावर ऑफ रीजनिंग थी, लेकिन अब इतने बड़े ब्रेन साइज की मदद से इंसान पहली बार एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते थे। और यही क्रिएटिव थिंकिंग कारण बताया जाता है जिसकी वजह से होमो सेपियंस पूरी दुनिया भर में फैल गए और आज धरती को डोमिनेट कर रही हैं। और अब आता है वो सवाल जिसका जवाब आप सब शुरू से जानना चाहते हो कि ऐसा क्या हुआ कि डेनिसोवंस और निएंडरथैल जैसी दूसरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। अब क्योंकि डेनिसोवंस की खोज हाल ही में हुई है, तो भी रिसर्चर्स के पास इतने पुख्ता एविडेंसेस नहीं है जिससे कि वो पता कर सके कि उनकी एक्सटेंशन के क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास निएंडरथैल्स, जो कि होमो सेपियंस की सबसे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, उसके एक्सटेंशन के कारण है। आज से करीब 40,000 साल पहले यूरोप में कुछ ऐसा हुआ जिसे कारण बताया जाता है निएंडरथैल्स के एक्सटेंशन का। रोमानिया की गुफाओं में कुछ टेलग्रामाइट पत्थर पाए गए। उन पत्थरों को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि आज से करीब 40 से 45,000 साल पहले के बीच में यूरोप का क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया था। और क्योंकि निएंडरथैल्स सिर्फ मीट खाते थे, तो वो उस क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाए। तो फिर होमो सेपियंस इस भयंकर क्लाइमेट से कैसे बच गए? क्योंकि होमो सेपियंस की डाइट बहुत ही वैरायटी वाली थी। वो मीट के साथ साथ फिश, फ्रूट और वेजिटेबल्स भी कंज्यूम किया करते थे। निएंडरथैल्स की एक्सटेंशन का दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया जाता है इनकी पॉपुलेशन, जो सिर्फ 5,000 थी। जब इनकी हड्डियां मिली तो उन पर स्टडी कर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। स्टडी से पता चला कि दो लोगों के डीएनए कंप्लीटली आइडेंटिकल थे। दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के पेरेंट्स के डीएनए शेयर हो रहे थे, यानी इनके बीच जीन डाइवर्सिटी बहुत कम थी, जो एक और बड़ा कारण है इनके एक्सटिंक्ट होने का। अब वीडियो के शुरू में मैंने एक सवाल उठाया था कि क्या होमो सेपियंस होमोजीनस की आखिरी स्पीशीज बची है, या फ्यूचर में हमें कोई और भी ह्यूमंस की स्पीशीज देखने को मिलेगी? दोस्तों इस सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि ह्यूमंस की जितने भी स्पीशीज थी उनमें से केवल आज होमो सेपियंस ही जिंदा बची है। लेकिन यहाँ एक एक्स फैक्टर है जो मिसिंग है, वो है इवोल्यूशन। होमो हैबिलिस हो, निएंडरथैल्स हो या फिर होमो सेपियंस, सबके ओरिजिन का एक कॉमन कारण है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, और पिछले हजारों सालों में होमो सेपियंस में भी इवोल्यूशन होने के कई एविडेंसेस मिले हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉर्ज चैपलिन बताते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा स्किन कलर है। जो लोग हजारों साल पहले इक्वेटर से दूर जाकर नॉर्दर्न पार्ट में रहने लगे थे, उनका स्किन कलर ज्यादा व्हाइट और लाइट हो गया क्योंकि उन एरियाज में धूप कम आती थी। और जो लोग सबसे ज्यादा धूप वाले एरियाज में रहते हैं, उनका स्किन कलर सबसे ज्यादा डार्क देखने को मिलता है, जैसे अफ्रीका के लोग। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि कोई भी स्पीशीज कभी अचानक से नहीं आती, वो ग्रेजुअली इवोल्व करती है और एक टाइम के बाद वो इतनी इवोल्व हो जाती है कि उसे नोटिस किया जाने लगता है एक नई स्पीशीज की तरह। जैसे पहले बंदर और इंसान का एक कॉमन एंसेस्टर था, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इवोल्यूशन होते होते दोनों स्पीशीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस अचानक नहीं आया था। ह्यूमन से पहले बहुत सारी स्पीशीज थी जिनके इवोल्व होने के बाद ह्यूमंस आए,
वैसे ही आज जो होमोसेपियंस है तो हजारों साल बाद हम में से ही इवॉल्व होकर कोई नई स्पीशीज आ सकती है जो उस टाइम के एनवायरनमेंट और कंडीशन के अकॉर्डिंग परफेक्ट होगी। दोस्तों यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि पिछले 10,000 सालों में ह्यूमंस में 100 गुना तेजी से इवोल्यूशन देखने को मिला है। यानी कि 10,000 साल से पहले ह्यूमंस जिस रेट से इवॉल्व हो रहे थे पिछले 10,000 सालों में वो उससे 100 गुना तेजी से इवॉल्व हुए हैं। यहाँ सब समय का खेल है। एक टाइम पर यहाँ डायनासोर का राज चलता था और टाइम बीता और आज यहाँ पर इंसान राज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या टाइम सच में एग्जिस्ट भी करता है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है। इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जान लो। वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना।